ऐसे कुछ अनुभव जो कि बहुत शॉकिंग थे आपकी रिसर्च में कि ये हो क्या रहा है? ये अगर गंगा ना हो, जो 60 मिलियन लोग ये गंगा बेसिन में रहते हैं, इनके पास ना खाने को कुछ हो ना पीने को पानी हो, अब वो सिचुएशन आएगी। 30 सालों में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है गंगा को रिवाइव करने के लिए, साफ करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार के एफर्ट्स नहीं हुए, जितना होना चाहिए था उसका 1% हुआ। जगह जगह घाट बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोलते जा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो जहाँ हम डैम बनाते हैं, हम गंगा के जो फ्लो है उसको रोक देते हैं। ऐसा कुछ जो आपने एक्सप्लोर किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, जो कि साइंस से भी परे था? आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना बड़ा बांध है कि उसने अर्थ की रोटेशन को ही धीरे कर दिया। यूएसए में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है, अपने डैम्स को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई। 2017 में जब साइंटिस्ट ने कहा कि ये एरिया डेड हो चुका है, उसके बाद से लेके आज तक 8 साल हो चुके हैं, फिर भी दैट एरिया हैज़ नॉट रिवाइव्ड। वो अभी भी डेड ही है। डेड ही रहेगा। आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एक इतने अच्छे काम को दिया है कि आज हम चाहेंगे कि आप दिल से बात करेगा, बिकॉज़ जो करोड़ों भारतीय हैं उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं गंगा माँ से। आपने बहुत साल दिए, बहुत दशक दिए, फ्रॉम गौमुख टू गंगा सागर, ने पूरा एक्सप्लोर किया है। जी, ऐसे कुछ अनुभव जो कि बहुत शॉकिंग थे आपकी रिसर्च में कि ये हो क्या रहा है, गंगा का जो हाल देखा आपने इतने दशकों में, इट वाज लाइक दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या देखा सर आपने? मैंने ये देखा कि जैसा आपने कहा कि गौमुख से गंगा सागर तक मैं गंगा के साथ साथ बहुत जगह गया, बहुत चला, बहुत लोगों से मिला, बहुत फेस्टिवल्स देखे, फेयर्स देखे, बहुत इवेंट्स देखे। तो मुझे लगता है कि ये जो गंगा माँ है, ये गंगा मैया जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी नदी है जो भारत की जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, उसको किसी ना किसी तरह से बचा के रखी हुई है। लेकिन हम उसको मैया तो बोलते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम मरने के बाद भी गंगा मैया के पास ही जाते हैं। तो लेकिन द पुअर रिवर इज़ बीइंग लव्ड टू डेथ, मतलब हम उसे इतना प्यार कर रहे हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं कि हम उसे मार ही दे रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों से मैं मिला हूँ और उन लोगों का ये मानना है कि गंगा मैया तो सबके पाप धोती है। आप कुछ भी बुरा काम करो, गंगा मैया में जाके स्नान करो, पाप धुल जाएंगे। तो हम कितनी भी पोल्यूशन उसमें डालें, कितना भी एफ्लुएंट डालें, कुछ भी उसके साथ करें, नदी के साथ, वो तो अपने आप को स्वच्छ कर ही लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। और कई बार बहुत शॉकिंग ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं विंध्याचल, एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही जाना माना मंदिर है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर उसको बोलते हैं। तो विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और पूरे उस क्षेत्र के लोग वहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो वो ऐसी चांस था कि वहाँ पे जो एनुअल फेस्टिवल होता है उस दौरान मैं वहाँ पर था। तो मैं गंगा नदी के किनारे बैठा था और सामने से ही एक नाला जा रहा था जो बिल्कुल नदी में पूरी सीवरेज, हाँ, पूरा जो सीवर था वो नदी में जा रहा था। और पानी इतना कम था गंगा के सरफेस पे कि बच्चे भाग रहे थे, खेल रहे थे। मतलब नदी तो दिख रही थी कि बहुत बड़ी नदी है, बहुत चौड़ी नदी है। और लेकिन मंदिर के पास इतना कम पानी हो गया था। तो एक महिला मेरे पास आती है और क्योंकि हमारे साथ क्रू था, हम लोग शूट कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा। तो वो मेरे पास आई और बोली कि मेरे पैर छुए। तो मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे पैर छू के बोली कि भैया कुछ भी करो, लेकिन हमारी गंगा मैया में पानी बढ़वा दो।
किसी भी तरह से ये पानी जो है हमारी खेती और हमारे जानवरों के लिए पूरा नहीं है और बहुत ही गंदा पानी है। मतलब हमने तो गंगा मैया की पूजा करते हैं, तो आप कुछ भी करिए, आप सरकार में किसी से बोलिए, आप कुछ भी करिए, आप टीवी पे दिखाइए, लेकिन हमारी गंगा मैया को ठीक कर दो किसी भी तरह। तो ये एक जो याद है मेरे साथ हमेशा रहती है कि इस तरह से जो गंगा का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो गंगा के पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है, वो आम आदमी के जीवन को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से उस पर बुरा असर डाल रही है। हम बात करेंगे इसके बारे में इन डिटेल। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एज ए हिस्टोरियन, आपने इसको काफ़ी डेप्थ में समझा है। साइंस के थ्रू या साइंटिस्ट के थ्रू हम लोग ये चीज़ें जानते रहते हैं, बट ऐसा कुछ जो आपने एक्सप्लोर किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, जो कि साइंस से भी परे था, कि जो गंगा है इट हैज़ सम मैजिक इन इट, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको कभी? बिल्कुल। मतलब देखिए, गंगा जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे बड़ी नदी भी नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर जैसे आपने विज्ञान की बात करी, साइंस की बात करी, तो मैं बताऊं, लेकिन फिर भी उसका इतना महत्व क्यों है, क्यों पूरी दुनिया के लोग उसको पूजते हैं? और मैं सिर्फ ये मतलब हिंदू नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया के लोग उसको पूजते हैं। बहुत सारी सूफी श्राइन्स हैं जो गंगा के किनारे हैं। तो गंगा के पानी और गंगा की मिट्टी में बहुत ऐसा जादू है। और अगर आप इतिहास को देखें, आप हिस्ट्री को देखें, आप इवेंट्स को देखें, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखें जी, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप देखिए कि मेरठ एक एपी सेंटर बनता है, और मेरठ के बाद बिठूर एक एपी सेंटर बनता है, कानपुर एक एपी सेंटर बनता है, उधर बंगाल में बैरकपुर एक एपी सेंटर बनता है, जहाँ से लोगों में ये आवाज़ आती है कि अब आज़ादी के लिए लड़ना है। सारी जगह गंगा के किनारे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, उसको बनारस की बालिका बोलते हैं। और तो मतलब ये जितने लोग उस समय लड़े हैं आज़ादी के लिए 1857 में, वो पूरा का पूरा रिवोल्ट गंगा के किनारे किनारे ही हुआ। तो क्यों हुआ होगा? तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, लेकिन गंगा की मिट्टी में एक अलग जादू भी है। आपको मैं बताऊं कि पानी तो हम लोग सब पूछते ही हैं गंगा का, लेकिन बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी जगह गंगा की मिट्टी को पूजा जाता है। जैसे दुर्गा पूजा हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में होती है, तो कुमारटोली एक जगह है जहाँ पे गंगा की ये देवी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो सब लोग पहले हुगली गंगा में जाते हैं, वहाँ पे गंगा को हुगली भागीरथी बोलते हैं। तो जितने मूर्तिकार हैं पहले वहाँ से मिट्टी उठा के लाते हैं, सर पे उठा के लाते हैं, तो पूरी इज्जत से उठा के लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर उस मिट्टी से मूर्तियाँ बनती हैं, और किसी मिट्टी से मूर्ति नहीं बनती। तो और अक्रॉस द लेंथ ऑफ द गंगा, तो गंगा आप देखिए कि 2500 किलोमीटर्स लंबी नदी है, गौमुख से लेके गंगा सागर तक, हाँ, बे ऑफ बंगाल तक। वैसे तो आगे भी जाती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गंगा की 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, एक पद्मा और एक गंगा, जिसको हुगली बोलते हैं। तो जो पद्मा है वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो वहाँ तक उसका स्ट्रेच है, पूरे डेल्टा तक। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पे जगह जगह ऐसी इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो गंगा जल है और गंगा की जो मिट्टी है, इसने कैसे हमारे समाज को बनाया है। ईयर आफ्टर ईयर आप देखें, अगर गंगा ना हो तो ये जो 60 मिलियन लोग ये गंगा बेसिन में रहते हैं, इनके पास ना खाने को कुछ हो, ना पीने को पानी हो। और अब वो सिचुएशन आएगी, आज नहीं आएगी, 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, लेकिन कभी ना कभी वो स्थिति आएगी, क्योंकि गंगा जल जो है बहुत उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, और जो मिट्टी है उसको भी हम रोक रहे हैं जगह जगह पे, बांध बनाकर आर्टिफिशियल तरीक़ों से, टू मीट आवर नीड्स फॉर एनर्जी।
तो ये एक थोड़ी भयावह स्थिति है जो मैं देखता हूँ। और लेकिन रिवर मैजिकल थी, हमारे पूर्वज वो समझते थे। तो जब आज जो हमारी साइंटिफिक एजुकेशन, आपने साइंस की बात करी ना, और जो हमारा हमारी जो शिक्षा है वो हमें कहती है कि गंगा को आप सिर्फ एक बहते हुए पानी के रूप में देखिए, ओके, और इसको ये एज ए रिसोर्स देखिए, संसाधन के रूप में इसको देखिए। लेकिन हमारे पूर्वज थे वो हमेशा गंगा को त्रिपथ गामिनी बोलते थे। त्रिपथ गामिनी क्या हाँ, होता है? त्रिपथ, त्रि मीन्स थ्री, थ्री, पथ मीन्स पाथ, हाँ। कि 3 पथ में जाने वाली नदी। अब एक पथ तो हमें दिखता है, ये बहता हुआ पानी है गौमुख से गंगा सागर तक, जी, लेकिन एक उल्टी गंगा भी है। कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, उल्टी गंगा बह रही है, हाँ, exactly। तो क्या उल्टी मतलब है गंगा, इसका? उसको आकाश गंगा भी बोलते थे हमारे पूर्वज, उनको पता था, हमें नहीं पता आज। सर, आकाश गंगा, पाताल गंगा, जी हाँ, आप तो ये उसका 3, हाँ मैं उसी का उसका रेफरेंस जिक्र दे कर रहा रहे हूँ कि एक गंगा आकाश गंगा थी और एक गंगा पाताल गंगा है। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो मानसून की जो सीज़न आता है हमारे यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जब बरसात का सीज़न आता है, तो वो जो गंगा बहती है वो बे ऑफ बंगाल से हिमालय तक बहती है। अगर हिमालय ना हो और बे ऑफ बंगाल और ये नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रेंजेस हैं, जो फनल शेप्ड हिल रेंजेस हैं, जो इन हवाओं को पकड़ती हैं और सेंट्रल इंडिया की तरफ भेजती हैं, और फिर हिमालय वहाँ खड़ा है दीवार की तरह जो इन हवाओं को रोक लेता है। अगर हिमालय ना हो तो ये सारी हवाएं तिब्बत की तरफ चली जाएंगी, और तिब्बत जो कि डेजर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, वो हरा भरा हो जाएगा और हम रेगिस्तान हो जाएंगे। तो हिमालय नहीं होगा, गंगा नहीं होगी, बंगाल नहीं होगा, तो ये साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रेंजेस हैं वो नहीं होंगी। तो जो उत्तर हम प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सब रेगिस्तान बन रेगिस्तान जाएगा। ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ। तो सर, जब हमें पता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, पिछले 30 सालों में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है गंगा को रिवाइव करने के लिए, साफ़ करने के लिए, फिर भी आज 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। ऐसा क्यों सर? कि सरकार के एफर्ट्स हुए हैं, नहीं हुए हैं, या फिर सिर्फ ऑन पेपर, ऑन प्रोजेक्ट था? नहीं, मुझे लगता है जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार के एफ़र्ट्स नहीं हुए, लेकिन जो सरकार के एफ़र्ट्स होते हैं वो आप देखिए कि वो इंपोर्ट की जाती हैं सॉल्यूशंस बाहर के देशों से। बाहर के देशों से, बाहर के कंसल्टेंट से टेक्निकल असिस्टेंस ली जाती है। सॉल्यूशन हमारे घर में हैं, हमें बस अपनी सोच बदलनी है कि जो हमारे पूर्वज जैसे सोचते थे, जो गंगा के प्रति उनके मन में आदर था और जिस तरह से वो गंगा को ट्रीट करते थे, वो सोच हमको थोड़ा सा वापस लानी है। आपको मैं बताऊं, 1912-13 में पहली बार हिंदुस्तान में एनवायरनमेंट को लेकर के एजिटेशन हुआ। मतलब जो हम इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, भारत का पहला, तब भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन जो सबसे पहला एक बड़ा मूवमेंट हुआ गंगा को बचाने के लिए हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ, हरिद्वार में हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो कुंभ मेला को मैनेज करने के लिए गंगा के ऊपर पुल बना रहे थे। तो जितने भी पंडा समाज था और मालवीय जी थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, हम गंगा के ऊपर किसी को चलने ही नहीं दे सकते। ऐसे कैसे होगा कि लोग पुल से गंगा पे पार करके आ जाएंगे? तो बहुत लंबा एजिटेशन चला। उसके बाद अंग्रेज़ों को भी अपने प्लान्स मॉडिफाई करने पड़े, बदलने पड़े। तो तब से ये लोगों के मन में ये बात थी कि गंगा पवित्र है, इसको अविरल बहना चाहिए, इसको अपने हाल पे छोड़ो। कुंभ मेला भी करना है तो 12 साल बाद आओ, 12 साल तक उसको आराम से बहने दो। मतलब पुल तो बने हैं। पुल तो बाद में बने हैं,
हाँ, तो अंग्रेज़ों ने भी छल कपट करके पुल बनाए, मतलब उस समय मान गए, फिर बाद में धीरे धीरे करके पुल बनाया। और उन्होंने गंगा से बहुत छेड़छाड़ करी है। पूरा अपर गंगा कैनाल हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक उन्होंने गंगा के फ्लो को मैनेज किया। तो उन्होंने भी किया, लेकिन आज़ाद भारत में तो हम ये सोच सकते थे कि हम इस नदी को दोबारा से समझेंगे, पर आज भी हम वही कॉलोनियल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सर पूरी ईमानदारी से बताइएगा सर, पूरी ईमानदारी के साथ, कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो चुनावी वादे रहे हैं या वाकई में एक ऑन द ग्राउंड कुछ हुआ है? क्योंकि हम जब जाते हैं, जैसे मैं देहरादून से हूँ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, तो आपको गंदगी दिखती है कहीं ना कहीं, और अगर आप जाओ टूवर्ड्स और नीचे जाओगे तो गंदगी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। देखिए, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई है। पूरी ईमानदारी से मैं बताऊं तो जितना होना चाहिए था उसका 1% हुआ, 99% नहीं हुआ। लेकिन 1% भी वो नहीं होता है, कारगर नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि द रिवर इज़ बीइंग लव्ड टू डेथ, तो हम इवेंट्स करते हैं बड़े बड़े, हम गंगा दशहरा करते हैं, हम कुंभ मेला करते हैं, हम चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। अब 60 करोड़ लोग, या मैं तो कहता हूँ 60 नहीं, अगर 5 करोड़ लोग भी आते हैं किसी कुंभ मेला में, तो वो टॉयलेट तो जाएंगे ही ना, उनका जो मल मूत्र है वो तो गंगा में ही जाएगा अंततः। तो आप जब उस तरह से गंगा को ट्रीट करते हो तो वो जितना भी आपने कार्य किया होता है वो बेकार हो जाता है। जब आप बांध बनाते हो, आप देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियों पे आज भी 65 बांध प्रपोज्ड हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जो धीरे धीरे बनेंगे। तो जैसे जैसे हम उस पानी को रोकते जाएंगे वो वहीं सिल्ट अप हो जाएगा। आप जो टिहरी बांध देखिए, जो उसमें अगर आप देवप्रयाग में कभी खड़े हों तो हम देखते हैं कि एक तरफ से भागीरथी आ रही है, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है। भागीरथी का पानी बिल्कुल साफ नीला होता है और अलकनंदा का पानी थोड़ा मटमैला होता है। लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि ये कोई जादू है। ये वो जादू नहीं है, वो बेचारी भागीरथी के टिहरी डैम बना हुआ है उसके ऊपर। तो सारा सिल्टेशन वहीं पे होता जा रहा है। जो मिट्टी हिमालय से कट के आ रही है, जो नदी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में डालना चाहिए, वो टिहरी बांध में ही डालती जा रही है। तो उससे नीचे का जो जितनी इकोलॉजी है आपने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। वो तो चलो अलकनंदा उसमें मिल जाती है तो थोड़ी बहुत भरपाई हो जाती है। तो गंगा तो मैं ये कहूँगा कि जब तक कानपुर तक पहुँचती है तो मर चुकी होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेड और अ डाइंग रिवर। रेड समवेयर कि 2017 में जो वैज्ञानिकों ने अलर्ट किया था कि कानपुर से वाराणसी के बीच जो गंगा है वो मृत हो चुकी है। हाँ। तो मतलब कि पानी में इतना भी ऑक्सीजन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है, मतलब ना मछली ना कोई और जीव जंतु जी सकते हैं। तो अगर आप मुझे ये समझा सकें कि कोई नदी का हिस्सा बायोलॉजिकली डेड कैसे हो सकता है? हाँ, तो इसको थोड़ा सा हमें हिमालय के साथ फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो जब हिमालय बना तो हिमालय का बनना एक बहुत ही एक अमेजिंग घटना थी, जो आप जैसे कह रहे हैं ना जादू, मैजिक। तो ये एक टेक्टोनिक्स की वजह से बना कि जो एशियन प्लेट थी अपनी जगह पे थी और जो इंडियन प्लेट टूटी अफ्रीका से, और वो मतलब बहुत बड़ा लैंड मैस, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी ज़मीन का टुकड़ा ऐसे एक पानी पे फ्लोट करता हुआ एशियन प्लेट से टकराया। तो जब ये दोनों टुकड़े टकराए तो एक अपफोल्डिंग हुई जिससे हिमालय बना। तो हिमालय के बनने से क्या हुआ कि बहुत सारा कार्बन और सिलिकेट्स, ये दो जो मटेरियल्स थे, ये हिमालय के फॉर्मेशन से दब गए ज़मीन के नीचे, अलग अलग लेयर्स में दबते चले गए जैसे जैसे हिमालय ऊंचा होता गया। अब सबसे अमेजिंग बात ये है कि जब ये हिमालय ऊंचा हुआ, और ये 20-30 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, तो जियोलॉजिकली ये बड़ा रीसेंट फिनोमेनन है, इसीलिए हिमालय को यंग माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये बहुत जवान पहाड़ हैं,
अभी बन रहे हैं, अभी बने ही नहीं हैं पूरे। तो जैसे जैसे ये हिमालय ऊंचा होता गया, कार्बन और सिलिकेट नीचे दबते चले गए, क्योंकि जो नीचे पानी था, जो सी ऑफ टेथिस था, वो इवेपोरेट हो गया, इतनी ज़्यादा हीट आई, इतना ज़्यादा प्रेशर आया। अब ये अभी भी वहाँ दबे पड़े हुए हैं। तो जब मॉनसून की बारिश आती है और बारिश गंगा और हिमालय के ऊपर गिरती है, तो ये जो पदार्थ है, खासकर जो कोलॉइडल पदार्थ हैं, सिलिकेट्स हैं, तो ये जो पानी आता है ये कार्बन रिच होता है। ये जब उन कोलॉइड से मिलता है, जो कि सिलिकेट्स हैं, जो नीचे दबे हुए हैं, जो रॉक्स में हैं, उससे जब पानी की क्वालिटी है उसमें बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं। मतलब उस पानी में ना तो बैक्टीरिया पनपेगा और एल्गल ग्रोथ भी बहुत कम होगी। एल्गी बहुत कम, आप पानी रख दोगे उसमें हरी हरी वो काई जैसी आ जाएगी, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। इस पानी में एल्गल ग्रोथ नहीं आती। तो आप गौमुख से लेके अब हरिद्वार तक अगर उस पानी को लें, तो मैं तो कहूँगा ऋषिकेश तक लें, तो और उस पानी को रखेंगे तो एल्गल ग्रोथ कई महीनों बाद आएगी, जो कि पहले कभी आती नहीं थी। पहले कहीं से भी आप ले लो तो नहीं आती। बट अब विद टाइम इतना पोल्यूट हो चुका है। इफ़ यू कीप इट फॉर मे बी मंथ और सो, तो उसमें एल्गे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसके बैक्टीरियोफेजेस ख़त्म हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि अब जो उतनी मॉनसून रेन भी नहीं आती, और जो हमने पानी को इतना पोल्यूट कर दिया है अपने सीवरेज से, अपने जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, कि वो क्वालिटी उसकी ख़राब हो गई है। तो कानपुर तक पहुँचते पहुँचते आप देखेंगे कि वो पानी काला ही हो जाता है, लगभग पूरा ही सीवरेज की वजह से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से। और ये पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि अदृश्य है ये हमें दिख रहा है। लाइक यू कैन पिन पॉइंट ऑन अ मैप, यहाँ से नाली आ रही है, यहाँ से नाली आ रही है, यहाँ से नाली आ रही। तो हम इतने सालों में उसको क्यों नहीं रोक पाए? जो आपने भी आंसर दिया ना, अगर मेरी ज्योग्राफी अच्छी होती तो मैं शायद उसको समझ पाता। हाँ। लेकिन इन योर एंटायर स्कूलिंग यू टुक इट लाइटली कि अरे इसे कौन पढ़ेगा। तो यू मेड एब्सोल्यूट सेंस, लाइक टेक्निकली, लाइक साइंटिफिकली। बट अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए समझा सके आसान शब्दों में जी, कि जो भी आपने बताया, राइट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स या हिमालयाज का बड़ा होना या फिर सिलिकेट्स का, अगर आप टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा अवॉइड करके एक आसान शब्द में अगर बता सकें, क्या पॉसिबल है वो? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो दुनिया में जो भी हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, और हम कहते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश कम हो रही है जी, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारा जो कार्बन लेवल्स हैं, हम कहते हैं ना कि कहीं घूमने जाएं तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो, कि गाड़ी से मत जाओ, पैदल जाओ। इफ़ यू कुड सिंप्लीफाई सर कि कार्बन फुटप्रिंट, बहुत बातें होती हैं आम इंसान को समझने के लिए कि कार्बन फुटप्रिंट होता कैसे है और वो कैसे कम कर सकता है। जी, तो जैसे कार्बन एमिशन जो है, हम जैसे हवाई जहाज़ से कहीं जाते हैं तो हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा फ्यूल को जलाता है, उसमें जो भी पेट्रोल डीजल हाई स्पीड डीजल डलता है वो उसको जलाता है हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं धुआं निकल रहा है। तो वो क्या है, वो जो फॉसिल फ्यूल है वो जल रहा है। ओके। और ये जो काला काला धुआं निकलता है ये कार्बन है। तो जितना ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट होगी, उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का हम पे असर पड़ेगा। ओके। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का 22% कार्बन सेक्वेस्टर करती हैं। सेक्वेस्टर का मतलब कि वो उसको ले जाती हैं अपने साथ। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उसको बहुत जो गहरी खाइयाँ हैं उसमें जमा करती जाती है। मुझे ये पार्ट नहीं आया समझ कि जो 22% कैसे इकट्ठा करती है। हाँ, जैसे सपोज एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशन हो रहा है, अगर हम एसी भी चला रहे हैं तो उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है, हम कार चला रहे हैं उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है। हर चीज़ के लिए ईंधन की ज़रूरत है जी। तो ईंधन जब हम जला रहे हैं, जितना ज़्यादा हम, जैसे
अगर मुझे एक आइसक्रीम खानी है, मैं 5 खा रहा हूँ। ओके। तो वो जो फैक्ट्री आइसक्रीम बनाती है या जो पार्लर जहाँ से आइसक्रीम बिकती है, वो भी ज़्यादा ईंधन जला रहा है। अग्री। तो जिसको जितनी ज़रूरत है, अगर वो एक टी शर्ट की जगह 5 टी शर्ट खरीद रहा है तो वो फैक्ट्री उतना ही ईंधन जला रही है। अग्री, ठीक है। तो वो हमारी कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है। तो उसका इससे कैसे लिंक है कि तो वो 22%? अब ये क्या मतलब पूरे है इसका? एनवायरनमेंट में कार्बन बढ़ता जा रहा है। जी और जैसे मैंने कहा, जब हिमालय बना जी। तो हिमालय का जो बनना था, उससे बहुत सारा कार्बन पृथ्वी से एकदम कम हो गया, वो दम गया। क्योंकि हिमालय ऊपर चढ़ जाते गए दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन चेन बन गई। और जो उससे जो इफ़ेक्ट हुआ, उससे कार्बन लेवल पृथ्वी का बहुत कम हो गया। ओके, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम कार्बन लेवल होगा, उतना हमारा जो टेम्परेचर्स हैं अर्थ के, वो कम हो, ओके, गर्मी कम होगी। ठीक है। तो उसकी वजह से, हिमालय के बनने की वजह से पृथ्वी में एक ऐसा चेंज आया कि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल फ्रीज कर गए, बर्फ़ वहाँ पे बन गई। अब ये बर्फ़ के बनने से जो पृथ्वी का जो वेदर है, जो मौसम है हमारा, वो तंत्र शुरू हुआ कि भाई यहाँ ठंडा होगा, यहाँ गर्म होगा। उससे पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, रहने लायक ही नहीं थी। मतलब मनुष्यों के लिए क्या, जानवरों के लिए क्या, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स थी। लेकिन जैसे हिमालय बना और उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल फ्रीज हुए, उस बदलाव से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो गिरा। तो यहाँ का जो तापमान है वो गिरा। उससे पृथ्वी पे जो जीवन है वो चक्र उसका शुरू हुआ। तो ये जो कार्बन है, ये बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम लोग जनरेट करते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, कार्बन को जनरेट करते हैं, और तो वो कार्बन कहाँ जाता है? हमारी मिट्टी में ही जाता है, हमारी हवा में ही रहता है। तो जब नदी बहती हुई जाती है, अविरल धारा उसकी बहती हुई जाती है, तो वो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करती रहती है। जब मैंने कहा कि वो जो उल्टी गंगा, साउथ वेस्ट मानसून जब बंगाल की खाड़ी से हिमालय की तरफ आता है, वो भी अपने साथ कार्बन लेके आता है। और वो जब बारिश गिरती है, और वो सारी छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, वो आपस में मिलके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों में ही मिलती हैं। तो ये जो दोनों नदियां हैं, इतनी बड़ी नदियां हैं कि ये वो पूरे विश्व का 22% कार्बन ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देती है, तो कार्बन को कम करती है। तो इसलिए अगर हमें क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो जो कार्बन सिंक हैं ये दोनों नदियाँ, उसको हमें समझना होगा। वो हम थोड़ा सा अभी नहीं समझ पाए, वैज्ञानिक भी अभी उतना नहीं समझ पाए कि गंगा कितनी बड़ी हमारे लिए एनवायरमेंटली काम करती है। जस्ट टू कंफर्म सर, जितना मैं अभी तक समझा आपके थ्रू, प्लीज़ कंफर्म कि मैं सही नहीं समझा। अगर हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, चाहे मैं गैजेट यूज़ करूँ, चाहे मैं कपड़े पहनूँ या एसी चलाऊँ या कुछ भी करूँ, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। वो एयर में तो होगा ही होगा। तो जब बारिश होती है, राइट, तब वो जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो बारिश के ज़रिए पानी में गिरते हैं। जी, चाहे वो नदियाँ हों, नदियों में ही गिरेंगे, राइट। नदी मतलब कहीं ना कहीं से तो नदी में ही आएगी, उस पानी को नदी से ही मिलना है आकर। अग्री। तो वो चाहे गौमुख से नीचे गंगा सागर तक जाएं या फिर लाइक वापस जाएं, वो अल्टीमेटली उस नदियों में ही कार्बन रहने वाला है। हाँ, मतलब वो कॉन्स्टेंटली अगर बहती रहेंगी, अविरल धारा बहती रहेगी, तो वो कार्बन सिंक का काम करती रहेगी। जैसे हम सुबह उठ के मुंह धोते हैं, हाँ जी, तो वो पानी सिंक में चला जाता है, राइट, है ना। तो ऐसे ही ये नदियाँ हैं कि जब कार्बन हम जितना जनरेट करते जाते हैं, वो नदियाँ इस कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, चाहे मिट्टी से एब्जॉर्ब करें, चाहे हवा से एब्जॉर्ब करें, बारिश के पानी से एब्जॉर्ब करें। वो आगे फ्लो नहीं होता है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल? वो फ्लो नहीं होता है आगे, या वहीं पे इकट्ठा हो जाता है? नहीं, वो फ्लो वही लेके जा रही हैं, नदियाँ उस कार्बन को लेकर के जा रही हैं। और वो बंगाल की खाड़ी में इतनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, जिनको बोलते हैं हम रेविन्स, कि अभी हम उनको मैप भी नहीं कर पाए। मतलब विद ऑल आवर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दैट वी हैव,
हमने उनकी हाइट मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची मतलब हाइट वाली खाइयाँ हैं वहाँ पे, Because जहाँ of पे ये this? कार्बन जमा हो रहा है इन नदियों की वजह से, गंगा की वजह से। ये कार्बन वहाँ पे पानी के नीचे जमा होता जा रहा है और इस वजह से हम सांस ले पा रहे हैं इस हवा में। अगर गंगा उस कार्बन सिंक का काम बंद कर दे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। मतलब वहाँ हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें, लेकिन अगर हमारे पास $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी है और लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है या पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो हम उन डॉलर्स को खा नहीं पाएंगे या उनसे सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये गंगा का जो इतने मतलब सदियों की जो सेवा है जो उसने हमारे लिए करी है, उसको हम नहीं समझ पा रहे। हम जगह जगह घाट बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ खोलते जा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो जहाँ हम डैम बनाते हैं हम गंगा के जो फ्लो है उसको रोक देते हैं। कुछ साल पहले ये कहा गया था कि गंगा को ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये एक देवी है, इसको हम जैसे मनुष्यों के राइट्स होते हैं वैसे गंगा के भी राइट्स होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसका विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या अगर इतने लोग बाढ़ से मर जाते हैं तो गंगा को फांसी पे चढ़ाएंगे क्या तो एक लीगल बैटल शुरू हुई उसको लेकर के और वो नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखिए कि जो गंगा है वो इतनी सदियों से हमारी सेवा कर रही है और वो मतलब एज अ कार्बन सिंक, और हम उसकी इकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे। आप एक यांगसे रिवर का एग्जांपल देता हूँ आपको, चाइना में वो नदी है। तो यांगसे रिवर जो थी उसमें एक डॉल्फिन मिला करती थी जिसको बैजी बोलते थे। बैजी, हाँ। तो चाइना में उसको बहुत प्यार से बैजी बोलते हैं और वो डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो गई पिछले कुछ सालों में। पहले तो चाइना ने कहा कि नहीं हम अपनी नदी को नेविगेशन के लिए खोलेंगे, इस पे जहाज़ चलने चाहिए, जितना भी हैवी ट्रांसपोर्ट है इंडस्ट्रियल मटेरियल है इस पे चलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 3 गॉर्जेस डैम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इतना बड़ा बांध है कि उसने अर्थ की रोटेशन को ही धीरे कर दिया। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना पानी उन्होंने रोक दिया इतना बड़ा डैम बना के कि हमें बिजली चाहिए औद्योगिकरण के लिए। तो उन्होंने इतना वेट पृथ्वी के ऊपर डाल दिया है उस डैम की वजह से, पानी रोक कर नदियों का, कि जो अर्थ का रोटेशन है वही थोड़ा धीरे हो गया। कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा माइनर ऑल्टरेशन हो गया बिकॉज देयर सो मच वेट एट एक जगह पर। तो 3 गॉर्जेस डैम के बनते ही जो बैजी थी वो गायब हो गई, इट इज़ एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो गई। गंगा एक नदी है, मतलब इतना कुछ हमने उसके साथ किया है, मतलब इतना पोल्यूशन उसमें, लेकिन अभी भी गंगा में गंजेटिक डॉल्फिन जिंदा है। आप अपने नेशनल सिंबल्स को देखिए, टाइगर हमारा नेशनल सिंबल है, गिफ्ट ऑफ द गंगा। बैनियन हमारा नेशनल ट्री है, गिफ्ट ऑफ द गंगा। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंजेटिक डॉल्फिन, गिफ्ट ऑफ द गंगा। तो मतलब जितना हमारा नेचुरल वेल्थ है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, जो प्राकृतिक समृद्धि है, वो गंगा की वजह से। I may sound amateur, but I'll ask it. Yeah. Ask it कि why do you call tiger as gift of Ganges? हाँ, क्यों बोलते हैं आप कि टाइगर गंगा का गिफ्ट है? आप गंगा का हैबिटेट देखिए ना, जो टाइगर का हैबिटेट देखिए कि कहाँ कहाँ अभी टाइगर मिल जाता है हमको। मतलब हम जब टाइगर की बात हम सोचते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर की बात सोचते हैं, तो वो सुंदरबन के डेल्टा में ही है, जहाँ गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। केवल उसी क्षेत्र में वो टाइगर अब मिलता है। और आप राजा जी, कॉर्बेट, इस पूरे रीजन को देखिए और मतलब गंगा के किनारों पे देखिए, जितना हैबिटेट टाइगर का है। अब तो खैर दूसरे कुछ जंगलों में भी उसको, जहाँ जहाँ लेकिन रिवर सिस्टम्स जिंदा हैं वहीं टाइगर जिंदा है। सर, हमने बात शुरू करी थी कि
जो एरिया है कानपुर से वाराणसी के बीच वो डेड हो चुका है। जी। और हमने पूरी बात करी कि जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, उसका कितना इसमें योगदान है कि जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो वो एरिया डेड हो जाएगा, राइट सर? तो ऐसा क्यों है कि कानपुर से वाराणसी के बीच का जो एरिया है वो डेड हुआ है? आई बिलीव जो भी लाइक सीवेज है, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो तो बहुत जगह पे डंप जी, होता होगा। जी। तो उस वाले एरिया में ऐसा क्या हुआ कि डेड हो गया? हाँ, तो ये जो नदी है वो एक कांस्टेंट फ्लो है, मतलब वो बहती बहती अविरल। धारा है। हाँ, जहाँ वो धारा रुकी वहाँ सत्यानाश होगा। जैसे टिहरी में मैं बताता हूँ कि वहाँ पे भागीरथी के रुकने से काफ़ी नुकसान गंगा को हो रहा है। जैसे कि सिल्ट की हमने बात करी, मिट्टी की बात करी, तो जब नदी आप देखिए पहाड़ में बहती है तो बहुत आवाज़ करती है, उसका वेग बहुत तेज़ होता है। प्लेन्स में आते ही शांत हो जाती है। तो उसका वेग, क्योंकि वो एक स्लोप से गिर रही है, पानी गिर रहा है बहुत वेग से, तो वो अपने साथ बहुत सारी चट्टानों को ला रहा है, बहुत सारी पेड़ों को ला रहा है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनिक मटेरियल को ला रहा है। जी। और आपने अब उस नदी के फ्लो को रोक बीचों दिया है। बीच एक दीवार खड़ी कर दी। बांध आपने बना के। 45 मीटर ऊंची एक दीवार खड़ी कर दी। तो वो जितना, तो गंगा सिर्फ पानी थोड़ी है, गंगा में बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो रहती हैं सागर में, मतलब बे ऑफ बंगाल में रहती हैं, लेकिन ब्रीड करने के लिए हिमालय में आती हैं। तो वो उल्टी अगेंस्ट द फ्लो स्विम करती। अगर आपने उसके बीच में 45 मीटर की दीवार बना दी तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी, वो जा ही नहीं पाएंगी वहाँ वो पे। जा ही नहीं पाएंगी। और उधर से जो मटेरियल गंगा लेके आ रही है, तो गंगा ने इस पूरी सभ्यता को सपोर्ट ऐसे किया है कि वो हर साल जब मॉनसून आता है, फ्लड आता है, तो वो जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, सिल्ट, जिसको वो काटती हुई लाती है हिमालय से, वो हमारे प्लेन्स में जमा करती है। उसी से हमारी फसल उगती है। मतलब हमें खाद की ज़रूरत ही नहीं थी कभी, क्योंकि गंगा बहती हुई आती थी, वो तो हर साल नई मिट्टी लेके आती थी। ठीक है, कुछ फ्लड आता था कुछ, लेकिन खेती हमारी हमेशा से ही इतनी उपजाऊ रही जी। कि मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है ये मिट्टी। राइट। लेकिन अब हम बीच में दीवारें खड़ी करेंगे तो अब वो मिट्टी वहीं रुक जाएगी। और हर बांध का यही वो है, हश्र यही हो रहा है कि 30-40 साल के बाद उसमें इतनी सिल्टेशन हो जा रही है, इतनी मिट्टी भर जा रही है कि बांध बेकार हो जाता है। तो आपने इतने करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लगा के बांध बनाया और अब उसमें सिल्टेशन होगा, फिर आप सिल्ट को निकालोगे, फिर हज़ारों करोड़ खर्च करोगे, साथ में पूरी इकोलॉजी को भी समाप्त कर दोगे। अमेरिका में लगभग 40 ऐसे बांध हैं जो कम्युनिटीज़ पैसा दे रही हैं, जो उन नदियों के आसपास रहती हैं, ये हमारे बांध तोड़ दो, हम आपको ज़्यादा टैक्स देंगे। यूएसए में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है कि वो अपने डैम्स को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई, हम सोलर से, विंड से, जियो थर्मल एनर्जी से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर लेंगे। लेकिन हम अभी पूरा वो व्हील रीइन्वेंट करेंगे, पूरा चक्कर खाएंगे और फिर 65 बांध और बनाएंगे गंगा के ऊपर। उसके बाद तोड़ेंगे। फिर हमें समझ में आएगा कि अब खाने को नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, फिर हम सोचेंगे कि अब कैसे तोड़ें। उसको भी तोड़ने में हम 1 सदी तो लगाएंगे ही। तब तक कितना नुकसान हो जाएगा उस इकोलॉजी को हम नहीं समझ पाते। अंडरस्टूड। सो आप कह रहे हैं कि बैक टू द सेम क्वेश्चन कि कानपुर से वाराणसी के बीच में जो चीज़ एक डेड हुआ है, क्योंकि बांध बनाए गए बहुत सारे, उसकी वजह से बांध हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जो एफ्लुएंट्स डाल रही हैं, बड़े बड़े शहर हैं। 51 ज़िले हैं। आप देखिए गंगा के किनारे, अगर गौमुख से गंगा सागर तक देखें तो उसके दोनों तरफ 51 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड सम ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलेटेड, हमारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उतने लोग वहाँ रहते हैं, उतनी
उनका वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, उतनी ही एनिमल पॉपुलेशंस हैं, उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी है, हेविली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे टैनरीज हो गई कानपुर की, या फिर हम देखें कि हमारे ये कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल प्लांट्स हो गए। ऐसे कई इंडस्ट्री हमने बिना सोचे समझे गंगा के बैंक्स के आसपास लगा दी हैं, और इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो अपना एफ्लुएंट वो सीधे सीधे गंगा में डाल रही हैं। सर इतना डिफ़िकल्ट क्यों है गवर्नमेंट के लिए? इसलिए करप्शन कि 2017 में जब साइंटिस्ट ने कहा कि ये एरिया डेड हो चुका है, उसके बाद से लेके आज तक 8 साल हो चुके हैं, फिर भी दैट एरिया हैज़ नॉट रिवाइव्ड। वो अभी भी डेड ही है, डेड ही रहेगा। वो तो ह्यूमन विल की बात है ना, कि अगर व्यक्ति में संकल्प हो या समाज में संकल्प हो तो कुछ भी हो सकता है। भगीरथ में संकल्प था ना, जो भगीरथ बैठ गए थे कि मैं कुछ भी करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर आऊँगा। गंगा तो आराम से हेवन में रह रही थी, स्वर्ग में रह रही थी, और जब उन्होंने उतने अपना संकल्प उतना पूरा किया और इतनी मेहनत करी, तो तब गंगा को लगा कि नहीं, अब मुझे भी अपने ऐशो आराम छोड़ करके मानवता की मदद के लिए आना चाहिए। तो ये हम मतलब इसको थोड़ा सा माइथोलॉजी में मैं लेके जाऊंगा ताकि लोग आसानी से समझ सकें। तो आज भी जब हम घर में पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले संकल्प लेते हैं, हाथ में गंगा जल लेते हैं और नवग्रह का संकल्प लेते हैं कि ये ग्रह शांत हो जाए, ये ग्रह शांत हो जाए, हम कुछ नया काम करने वाले हैं, गंगा मैया हमारी मदद करना। तो भगीरथ का संकल्प था कि उन्होंने तपस्या की और गंगा को लेकर के आए पृथ्वी पर। गंगा जो थी वो स्वर्ग में आराम से रह रही थी। उनमें शिव का भी अंश था, विष्णु का भी अंश था, ब्रह्मा का भी अंश था। So we'd love to know all the stories. बहुत सारी कहानियाँ हैं, like शिव जी के अराउंड, विष्णु जी के अराउंड, ब्रह्मा जी के अराउंड। जी जी। कहते हैं कि like जटाओं में like शिव जी ने उनको बिल्कुल, रोका, उसके थ्रू आए, फिर जो कमंडल था उसके ब्रह्मा पीछे जी भी के, बहुत उसमें बड़ा थे। एंशिएंट विजडम है, क्या है मतलब इन डिटेल ऑल स्टोरीज? हाँ अच्छा। तो पहले मैं इसको बताऊं कि भागीरथ ने जब संकल्प लिया और उन्होंने तपस्या की तो गंगा का मन पिघला, उनका मन पसीजा कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर आऊं और मानवता की मदद करने के लिए आऊं। तो हमने अब गंगा मैया को फॉर ग्रांटेड ले लिया, अब तो गंगा मैया आ ही जाएंगी, अब तो कोई वापस तो जा नहीं सकती, अब तो पृथ्वी पर आ ही गई हैं। लेकिन गंगा की वो भी कहानी है कि उन्होंने शांतनु से विवाह किया और जो 8 वासु थे उनको मुक्ति दिलानी थी, तो एक एक करके हर वासु को डुबोती गई, जैसे ही जन्म हुआ वैसे डुबोती गई। सर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए जिनको हाँ। कहानी का आइडिया नहीं है। तो जो कि भागीरथी जी हैं, उन्होंने क्या किया, वो कौन थे और गंगा जी को ही क्यों बुलाया गया? जी। वन मोर थिंग कि बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा जी को ही देवी का दर्जा क्यों दिया गया? तो हाँ, ये कई सारे सवाल हो गए। हाँ, तो इफ़ यू कुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि गंगा जी को इतनी इज्जत, इतनी आस्था क्यों है गंगा जी के साथ, उनको देवी क्यों कहा गया? नदियाँ बहुत सारी हैं इस देश के अंदर, तो स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कनेक्टिंग विद कि भागीरथी जी कौन थे, उन्होंने क्या तपस्या करी, क्यों तपस्या करी और वो क्यों आई नीचे? जैसे कोई भी हम प्रयास करते हैं ना, कोई भी हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं कि भाई ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसको करना है, ये असंभव है, तो अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं भगीरथ प्रयास। ओके। तो भगीरथ जो थे वो उनका जो कहानी महाभारत, मतलब महाभारत काल में जो अर्लीस्ट स्टोरीज़ हैं वो भागीरथ की एक कहानी है कि जो भागीरथ की जो एंसेस्टर्स थे, उनके 60,000 एंसेस्टर्स थे, उनकी जो आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया था। उन लोगों ने कपिल मुनि को ये श्राप दिया, उनको एक्यूज़ किया, उनको कहा कि तुमने हमारी गाय चुराई है। तो कपिल क्योंकि मुनि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये 60,000 एंसेस्टर्स को
भस्म कर दिया अपने गुस्से से। अब बहुत कोशिश करी कि ये जो 60,000 सोल्स हैं इनको किसी तरह से ये मोक्ष मिल जाए और ये लाइफ और डेथ का जो साइकिल है इससे इनको मुक्ति मिले। अंत में एक ऋषि हुए भागीरथ, जो उन्हीं की फैमिली के थे, उन्हीं की डिसेंट के थे, और उन्होंने कहा कि अब मैं प्रयास करूँगा। उन्होंने संकल्प लिया। और तो आज भी जब हम घर में पूजा करते हैं तो भागीरथ संकल्प ही लेते हैं कि मैं ये नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, नया घर बनाया, नया बिजनेस शुरू किया, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अच्छे से साफ मन से काम करूँगा और मुझे सफलता गंगा मैया देंगी। गंगा जल ही चढ़ाते हैं तो भागीरथ ने प्रयास किया, गंगोत्री में वो बैठे और तपस्या की। अब गंगा जो थी वो स्वर्ग में चली गई थी। अब स्वर्ग में गंगा कैसे आई, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये गर्ग संहिता से हमें मिलती है कहानी कि एक बार नारद मुनि घूम रहे थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने हिमालय की एक कंदरा में देखा, एक गुफा में देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके शरीर पे बहुत सारी चोटें हैं, बहुत सारे दाग धब्बे हैं और बहुत ही वो उदास हैं। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम तो राग रागिनियाँ हैं। तो राग रागिनियाँ मतलब जो ये संगीत, म्यूज़िकल नोट्स। तो उन्होंने पूछा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, मतलब आपको तो इतनी चोटें लगी हैं, आपकी स्किन जली हुई है, आप इतने उदास हो, तो आप तो संगीत हो। मतलब नारद मुनि खुद भी संगीतज्ञ थे, वो हमेशा तंबूरा लेके चलते थे। तो उन्होंने कहा आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, ये इतने बेसुरे हो गए हैं, इनका सुर इतना ख़राब हो गया है कि ये हमें इतना अनाप शनाप गाने लग गए हैं राग रागनियों को कि हमारी ऐसी हालत हो गई है। तो एनवायरनमेंट को लेके भी कुछ ये बात कहीं तक सच है कि आज हमारे सुर इतने बिगड़ गए हैं अपनी इकोलॉजी को लेकर कि हमने गंगा के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, या सोचते हैं तो बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक सोच है कि भाई कभी जाएंगे, स्नान करके आ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं सोचते। तो उन्होंने कहा, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि इसको किस तरह से ठीक किया जाए इन राग रागनियों को, कि संगीत खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर उनको एक तरकीब सूझी कि अगर मैं भगवान शिव के पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप थोड़ा गाइए, तो ये सब रिवाइव हो जाएंगे, ये सब ठीक हो जाएंगे राग रागनियाँ। अब वो भगवान शिव के पास गए, क्योंकि भगवान शिव नटराज हैं, वो परफेक्ट सिंगर हैं, वही एक दुनिया के परफेक्ट सिंगर हैं और कोई नहीं हो पाया। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं गा दूंगा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे एक परफेक्ट लिसनर भी चाहिए। मुझे ऑडियंस चाहिए। हाँ, एक ऑडियंस तो चाहिए जो परफेक्ट हो, सुनने वाला भी परफेक्ट चाहिए, केवल गाने वाला परफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब वो नारद मुनि के लिए और दुविधा हो गई कि अब क्या करूं। तो वो विष्णु जी के पास गए कि उनसे बोला कि आप सुनिए ना भगवान शिव गाएंगे, इंटरनली मैनेज कर लिया। हाँ, तो आप प्लीज़ ऑडियंस बन जाइए। तो भगवान विष्णु भी तैयार हो गए, मतलब कौन नहीं सुनना चाहेगा कि भाई एक भगवान शिव गा रहे हैं तो उस ऑडियंस में कौन नहीं बैठना चाहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब भगवान शिव ने गाना शुरू किया तो वो मतलब इतना तल्लीन हो गए उस संगीत में भगवान विष्णु कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल गए, जिसको कहते हैं ना रस, जीवन का रस। तो जो जीवन का रस है वो उसमें बदल गए, मतलब वो एक ह्यूमन फॉर्म से या गॉडली फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए और नाचने लगे, क्योंकि इतना परफेक्ट संगीत था। अब इससे सब लोग बहुत परेशान हो गए कि सारे देवी देवता राक्षस परेशान हो गए कि तो पृथ्वी में ये अगर जल छलकने लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और विष्णु जी तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये तो तरल पदार्थ बन गए। तो उस तरल पदार्थ को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा और उसको बात नहीं है, मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें कि
उन्होंने गाया, उन्होंने सुनना शुरू किया, तो वो लिक्विड में कैसे बदले? हाँ, तो देखिए लाइफ क्या है, आप सोचिए कि हम अगर ज़िंदा हैं तो हमारी लाइफ फॉर्म क्या है। मतलब एवरीबडी इज़ लिविंग, वी आर गेटिंग बॉर्न, वी आर ग्रोइंग अप, वी आर कंज्यूमिंग, वी आर डाइंग। ओके। एक साइकिल चलता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अपने जो जीवन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी भी करके जाते हैं। तो कहाँ से करके जाते हैं? या ये जो सब चीज़ जो जिंदा है एक बैलेंस में है कि पौधे, पेड़, हमारी हवा, हमारी चिड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, सब एक बैलेंस में है ना। तो इन सब में क्या है? रस ही है। जैसे उसमें भी एक लाइन आती है हनुमान चालीसा में कि राम रसायन तुमरे पास। वो जो केमिस्ट्री बोलते हैं ना कि जो राम का रसायन है वो सिर्फ हनुमान के पास है और किसी के पास नहीं है, वो जो रस है। तो वो जो रस है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इंसान तो हम हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने उस रस का एक बूंद भी ले ली तो हम एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं और थोड़ा ईश्वर के पास पहुंच सकते ठीक है सर, बैक टू द हैं। स्टोरी। तो वो गाना इतना अच्छा था कि विष्णु जी पूरा रस ही बन गए। कहते हैं ना कि इसने गाया मुझे बहुत रस आया, कितना रसीला गायन था। तो वो रस वही है, ठीक है, कि हमें मतलब ईश्वर का एक छोटा सा भी अंश मिल मिल जाए, एक बूंद से भी छोटी बूंद, एक एटम भी मिल जाए तो हम कुछ एक बेहतर वो बन जाएंगे। ठीक है, तो वो और स्टेट्स ऑफ मैटर होती है ना, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाती है। तो वो उस तरह का चेंज एक हो गया। ओके। तो कमंडल वाला बताइए। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी ने उस रस को उस कमंडल में लिया और उन्होंने कहा कि अब ये रस है, ये स्वर्ग में तुम बहती रहो, और उसको स्वर्ग में छोड़ दिया। तो गंगा वहाँ बह रही थी। तो वो रस अलग है गंगा जी से? वो स्वर्ग में है। अच्छा, हाँ, वो स्वर्ग में है। अब गंगा स्वर्ग में रह रही थी, आराम से रह रही थी, बह रही थी, सब देवी देवता थे और स्वर्ग में तो सारी लग्जरीज होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भागीरथ को अपने एंसेस्टर्स को मोक्ष देना था। को मोक्ष दिलवाना था, तो वो बैठ गए तपस्या करने और जिद पे अड़ गए, संकल्प ले लिया कि जब तो गंगा जी आएंगी ही नहीं मैं तपस्या करता रहूँगा। तो कई सदियों तक उनकी तपस्या चली और उस तपस्या की वजह से एक दिन गंगा जी को उनकी बात माननी पड़ी और वो जो रस स्वर्ग में बह रहा था वो पृथ्वी पर आने लगा। लेकिन जो पृथ्वी पर आने का जो प्रोसेस था उसमें गंगा का वेग इतना तेज़ था, इतना फ्लो, इतना जैसे हम कहते हैं ना कि डैम बनाया, फ्लो को रोक दिया जी। हाँ। तो लेकिन अगर फ्लो बहुत ही तेज़ हो जाए तो वो केदारनाथ जैसा इंसिडेंट होता है, जैसे 2013 में हुआ कि फ्लड आता है और सब खत्म हो जाता है। तो वो इतना तेज़ था वेग कि उसको रोकना ज़रूरी था। तो भगवान शिव से ये आग्रह किया गया कि भाई आप कुछ करिए, आप ही हो सबसे पावरफुल इस पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं इस रस को अपने केश में ले लूँगा। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो कोई भी चीज़ बाल से टच हो जाए तो उसको कहते नहीं इम्प्योर है, कि अगर पानी में बाल आ जाए तो कहते नहीं फेंक दो, गंदा हो गया। खाने में बाल आ जाए तो नहीं खाते। लेकिन अब शिव के बाल से वो रस टच होके और भी प्योर हो गया, क्योंकि हम शिव को बोलते हैं गंगाधर, हम बोलते हैं व्योमकेश, कि उनके तो केश पूरे स्काई में, पूरे आसमान में फैले हुए हैं, तभी उनका नाम व्योमकेश है। तो व्योमकेश शिव थे। उन्होंने, अब ये उनकी जटाएं क्या हैं, उनके बाल क्या हैं? उनकी जटाएं हैं हिमालय के फॉरेस्ट्स। हिमालय में एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं हिमालयन ओक। वैसे हिमालय में कोई भी ओक स्पीसीज़ नहीं उगती, लेकिन एक ही ओक स्पीसीज़ है जिसको बोलते हैं हिमालयन ओक। गांव-गांव में उसको बांज का पेड़ बोलते हैं। तो बांज का पेड़ एक ऐसा होता है कि उसकी पत्ती के पीछे एक तरह की सिल्वर कवरिंग होती है। अच्छा, मतलब सिल्वर नहीं होता, लेकिन like इट लुक्स लाइक सिल्वर। अगर आप दूर से देखें तो बांज का चमकता जंगल होगा। देखेंगे तो आपको अगर हवा चल रही है तो पत्ते चमकते हुए दिखेंगे। तो उसमें
उसका एक नेचुरल प्रोसेस है उस पेड़ का कि वो इतनी ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन मतलब मॉइस्चर को छोड़ता है, जो पानी है वो धरती से सोखता है और उसको छोड़ता है, तो पूरा हिमालय ठंडा रहता है। मतलब हिमालय के जंगल ठंडे रहते हैं बांझ के पेड़ की वजह से। तो गांव-गांव में आप लोगों से मिलेंगे, वो कहेंगे ये तो पहाड़ की माँ है, इसके बिना पहाड़ कुछ नहीं है, इसके बिना हिमालय कुछ नहीं है। तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो बांझ के जंगल हैं ये उन जंगलों को ठंडा रखते हैं। ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो, वो एरिया मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है। वो मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून इधर उधर बिखर सकती हैं, तो हवाएं वो कहीं नॉर्थ की तरफ जा सकती हैं, वो कहीं ईस्ट की तरफ जा सकती हैं, लेकिन वो सीधा हिमालय की तरफ आती हैं। क्यों? क्योंकि ये बांझ के जंगल हैं, ये उन हवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि वो जंगल का जो पैच है वो ठंडा है और वहाँ पे मॉइस्चर है। तो वो जब ये हवाएं उस तरफ आती हैं, और हिमालय क्योंकि ऊंचा पहाड़ है, वो अपना सारा मॉइस्चर वो हवाएं वहीं पे शेड कर दी। इन हवाओं में बहुत पानी होता है, ये बंगाल की खाड़ी से तो फिर वही पानी हमारी बर्फ़ बनता है, ग्लेशियर बनता है, और फिर गंगा नदी बहती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो निरंतर चलता जा रहा है। अब अगर हम इन पेड़ों को काटेंगे या इन जंगलों को ख़त्म करेंगे तो हम शिव की जटाओं को ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो पूरा साइकिल है पानी का, इसको हम नष्ट करेंगे। हम तो सिर्फ गंगा को बहती हुई धारा के रूप में देख रहे हैं। हम उसको जो हवा में जो चल रहा है, विंड्स का जो मूवमेंट है उसको, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था, इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ रची कि लोगों को आसानी से समझा सकें कि भाई इन जंगलों का क्या महत्व है, ये शिव की जटाएं हैं। और इस नदी का क्या महत्व है कि ये नदी जो है हमारे बार बार आग्रह करने पर पृथ्वी पर आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वापस नहीं जाएगी। जो भी हो रहा है वो इन अ वे हाँ, वापस जा रही हैं, वो वापस जा रही हमने हैं। उसकी हम कदर पूरी नहीं करी। कंडीशंस, हाँ पूरी कंडीशंस ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि ये नदी वापस उसकी भी एक कहानी है। जहाँ से महाभारत शुरू होती है ना, तो जो पांडु हैं, पांडु के जो पूर्वज थे। सबसे पहले आप इस कहानी को पूरा कर दीजिए कि वो शिव जी की जो जटाएं थी वहाँ पे जब पहुँच गई थी, उसके बाद का बता दीजिए, एंड देन विल कम टू द स्टोरी। हाँ, तो वो गंगा का वेग इतना तेज था कि शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी, और उन जटाओं में वो गंगा समा गई। ठीक है। अब ये जो पेड़ हैं, बांझ के पेड़ हैं, ये इनकी जो जड़ें हैं वो भी एक एक पेड़ अपनी जड़ में करीब 11,000-12,000 लीटर पानी स्टोर करता है। उसका जो मतलब पेड़ दिखता है बाहर की तरफ, उसका रूट सिस्टम उससे बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। तो वो उस पानी और मिट्टी को रोक के रखता है और बूंद बूंद करके उस पानी को हिमालयन स्ट्रीम्स में छोड़ता है, और फिर वो बूंद बूंद जुड़ करके जो हिमालयन स्प्रिंग्स बनते हैं, हिमालयन स्ट्रीम्स बनती हैं, और वो हिमालयन स्ट्रीम्स आपस में सब मिल करके गंगा बनती है। इंटरेस्टिंग। या और जो बड़ी नदियाँ हमारी, यमुना हो गई, या और जो हिमालयन रिवर्स हैं। आज सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट का अपना डाटा ये बोलता है कि 60% हमारे जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं वो सूख चुके हैं हिमालय के। हमने वो सारे पेड़ काट दिए हैं, हमने इतने जंगल काटे हैं, हमने बांझ के पेड़ हटाए हैं, कहीं हमने चीड़ के पेड़ लगा दिए हैं, कहीं हमने एक्जॉटिक प्लांट्स लगा दिए हैं, कहीं हमने कंक्रीट डाल दिया है। तो वो बांझ के जंगल, भुरांच के जंगल जो हमारे इंडिजिनस स्पीसीज़ थे, उनके कटने से आज ये सिचुएशन आ गई कि 60% ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स जो हमारे थे, ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग बोल रहा है कि 60 से 65% जो प्राकृतिक स्रोत थे जल के हिमालय में, वो सूख चुके हैं। तो गंगा नदी जो थी वो आई है हमारे कहने पर, हमारी सेवा कर रही है इतनी सदियों से, लेकिन हमने उसे
वापस उसको उतनी श्रद्धा नहीं दी। अब श्रद्धा मतलब रिचुअल में नहीं होती है, श्रद्धा नदी को समझने में होती है। अगर हम उसको उतनी श्रद्धा नहीं दे पाए तो वो एक दिन वापस स्वर्ग चली जाएंगी। और ये कहानी भी है हमारे पुराणों में। ये कहानी पहले से हमारे पूर्वजों ने इस पे लिखा है, इस पे सोचा है कि क्या हो सकता है। जैसे महाभारत का युद्ध जो था, महाभारत का युद्ध अपने आप में, मतलब महाभारत की जो कथा है वो प्रलय की तो कथा है कि सब खत्म हो गया। इतना बड़ा युद्ध हुआ कि सब एक दूसरे को मार लिए और 5 पांडव और 1 द्रौपदी बची। तो वो प्रलय है, मतलब सब खत्म होने की ही स्थिति तो थी महाभारत में। लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है महाभारत की कहानी? जो पांडु थे, जो पांडवों के पिता थे, उनके एक एंसेस्टर थे शांतनु। तो वो एक दिन तपस्या कर रहे थे बैठ के, तो उनको एक नदी के किनारे बैठे थे, तो उनको एक बहुत ही सुंदर युवती दिखाई देती है। तो वो, उनकी तपस्या भंग होती है। वो कहते हैं कि तुम मेरे से विवाह कर लो। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपसे विवाह कर लूँगी, मेरा नाम गंगा है, आपसे विवाह कर लूँगी, लेकिन एक शर्त है कि जो भी मेरा कॉन्डक्ट होगा, जो भी मैं करूँगी, तुम सवाल नहीं उठाओगे। ये फेमिनिज्म की भी एक कहानी है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि तुम सवाल नहीं पूछोगे, जब तुमने सवाल पूछा मैं चली जाऊंगी। तो ठीक है, उनका विवाह हुआ। अब उन्होंने हाँ कर दी थी। हाँ, उन्होंने कहा हाँ मुझे मंजूर है, तुम इतनी, मतलब मुझे इतनी सुंदर हो, इतनी तुम दिव्य हो कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस समय तो मान गए। अब उनका पहला पुत्र हुआ, तो गंगा उस पुत्र को ले गई और पानी में डुबो दिया पैदा होते ही। ऐसे दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। वो हर एक पुत्र को डुबाती रही। और जब, तो ऐसे करके उन्होंने 7 पुत्रों को 7 बार पुत्र हुए, तो उनको डुबाती गई। अब 8वीं बार शांतनु से रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं पूछूंगा कि भाई क्या हो रहा है। सही बात कि मेरे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई तुम सबको डुबाती जा रही हो। तो वो उसके पीछे पीछे गए कि क्या करेगी। जैसे ही वो डुबाने लगी तो उन्होंने पूछ लिया कि क्यों इसको डुबा रही हो, क्यों तुम मेरे एक और पुत्र को पानी में ख़त्म कर रही हो। तो गंगा ने कहा कि तुमने सवाल पूछ लिया, मैं जा रही हूँ। मैं तो चली। लेकिन मैं ये बताऊं, हाँ मेल ईगो थोड़ी हर्ट होती है। मेरी और ही हरकत की अभी। तो ये हमारी पूरी, मतलब एज अ सिविलाइजेशन, ये हमारी मेल ईगो है। मतलब उस, इट्स अ मेटाफर फॉर दैट कि हमारी मेल ईगो है। ये गंगा है, पानी है, इसको बांध बनाओ, इसमें इंडस्ट्री लगाओ, घाट बनाओ। घास क्यों उग रही है, मिट्टी क्यों है, घास लगाओ ना। मतलब इसमें बड़े अच्छे अच्छे सुंदर घाट बनाओ, महल बनाओ। सारे महल खंडर पड़े हुए हैं जो पुराने ज़माने में बनाए गए। गंगा ने सबसे बदला ले लिया है। तो गंगा ने कहा कि पास्ट में ऐसा हुआ कि ये जो वासु थे, कुछ एक यंग बॉयज़ थे, और इनको किसी ऋषि का श्राप लगा था। तो उन्होंने ऋषि से बहुत माफ़ी मांगी कि हमें आप माफ़ कर दीजिए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मैं दे चुका हूँ, लेकिन इसको थोड़ा डाइल्यूट कर देता हूँ कि तुम्हें, अगर गंगा तुम्हें मुक्ति दे देगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो जिन बच्चों को मैंने डुबाया है, ये वही वासु थे, उनका जन्म हुआ मेरे हाथों। और लेकिन तुमने अब ये सवाल पूछ लिया, तो ये जो हैं ये भीष्म पितामह होंगे। ये जो वो बच्चा बच गया, ये इसको मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, जो 8th थे। मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। तो पांडु ने देखा कि, शांतनु ने देखा कि उसने, उस बच्चे ने अपनी तीर की नोक से नदी का प्रवाह रोका हुआ। बच्चे ने जो न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट। तो मतलब एक बच्चे में भी उतनी शक्ति होती है।
उतनी शक्ति थी, वो इतना पावरफुल बच्चा था। तो लेकिन गंगा वापस चली गई। उसके बाद उन्हें कभी शांतनु से नहीं मिली। और उसके बाद से भीष्म पितामह हुए, धृतराष्ट्र हुए, पांडवा क्लैन, कौरवा क्लैन, फिर तो हम सब जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ और पूरी सभ्यता का ही अंत हो गया। उसमें भी जो भी थोड़ी बहुत धर्म की रक्षा की वो कृष्ण ने करी, लेकिन उनका भी अंत हो गया। तो अगर गंगा वापस जाती हैं तो सभ्यता का अंत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आ गई हैं तो हम किसी भी तरह से उनको एक्सप्लॉइट करें और वो हमेशा बहती रहेंगी। दिस इज़ नॉट गिवन। इट्स अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव इस पॉडकास्ट पे। बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बात करी है अबाउट धर्म, अबाउट रामायण, अबाउट महाभारत, बट कभी किसी ने इसको ऐसे लिंक नहीं, जैसे आपने लिंक किया ना, विद द फॉरेस्टेशन, लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एनवायरनमेंट पे विद गंगा जी। इट्स अ ब्यूटिफुल कोरिलेशन विच यू मेड एंड वंडरफुल। सो ये तुम्हें आया समझ मुझे कि गंगा जी को ही देवी का दर्जा क्यों दिया गया। जो और नदियाँ हैं उनको दर्जा क्यों नहीं मिला? वो नदियाँ बाय डिफ़ॉल्ट धरती पे ही थी, ऐसा क्या? या ये सिर्फ स्पेशली गंगा जी आई थी स्वर्ग से? जनरली हमारे जो हमारे पूर्वज थे वो सभी नदियों को और पोखरों को, तालाबों को बहुत इज्जत देते थे। सो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल, वही रीज़न होगा? नहीं, वो एक फंक्शनल डेफिनेशन है कि भाई हमें पानी चाहिए तो इसलिए हम उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग उस इकोलॉजी को समझते थे कि जो एक व्यक्ति था ना, वो हमेशा से ये मानता था कि हम इस मिट्टी के प्रोडक्ट हैं और इसी मिट्टी में हमको वापस मिल जाना है। ये सबके दिमाग में ये बात रहा करती थी। मॉडर्न एजुकेशन ने कहीं पर ये इस बात को डाइल्यूट कर दिया कि हम तो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। एस्पिरेशन कि हमें एस्पायर करना है और सक्सीड करना है, और इस वजह से हम उस मिट्टी से जो जुड़ाव था हमारा वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अपने आप में बहुत ही पवित्र नदी है और उसका बहुत लोग उसकी भी पूजा करते हैं। यमुना यम की बहन है, उनको भी माना जाता है। प्लेन्स में उनकी पूजा होती है, लेकिन हिमालय में उनको तमसा बोलते हैं कि एंग्री रिवर, कि उनके साथ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो गंगा बहती हुई आती हैं, पंच प्रयाग हैं और जगह जगह मंदिर हैं, घाट हैं, पूजा होती है, आरती होती है। यमुना की कोई आरती नहीं करता पहाड़ में, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट माना जाता है गंगा की। यमुना जी को तो कृष्ण जी से काफ़ी करते हैं एसोसिएट। वो हाँ, मतलब जब मथुरा प्लेन्स में आकर वो कृष्ण जी की प्लेग्राउंड बन जाती हैं। तो वो है वहाँ पर उनका अलग, उनकी जो मान्यता है वो अलग है। लेकिन पहाड़ों में उसका एक बिल्कुल नेगेटिव कॉनोटेशन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे गंगा दशहरा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। गंगा दशहरा का महत्व क्या है? गंगा दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन हम हर पोखर को, हर नदी नाले। सर पोखर क्या होता है? पोखर होता है कि छोटा सा तालाब, अच्छा, जिससे मतलब 10 घर के लोग पानी ले सकें। ठीक है। हमारे हर गांव में एक समय ऐसा था कि लगभग हर गांव में पोखर थे या बावड़ियाँ थी। मंदिरों में बावड़ियाँ थी, वहाँ पे मतलब जहाँ नेचुरल स्प्रिंग होता था वहीं मंदिर बनाते थे ताकि मंदिर उस बावड़ी को सुरक्षित रखे। जो छोटे छोटे तालाब थे उनकी पूजा होती थी, वहाँ मछलियाँ भी पालते थे, वहाँ पानी भी पीते थे सारा। आज हमने हर तालाब को ख़त्म कर दिया, कोई तालाब नहीं दिखता आपको प्लेन्स में किसी भी शहर में। तो सारे तालाब कहाँ गए? रियल एस्टेट में बदल गए, लोगों ने उनमें मकान बना दिए, कब्ज़ा कर लिया। तो एक बहुत बड़ी इकोलॉजी हमने ख़त्म कर दी है। तो गंगा दशहरा हम इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन हर वाटर बॉडी, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे वो पोखर हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नहर हो, वो गंगा बन जाती है। उसको हम
और ये भारत में ही नहीं है, ये थाईलैंड में भी है, इंडोनेशिया में भी है। थाईलैंड का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं संक्रांत, सोंगक्रान इन थाईलैंड। थाईलैंड, इट इज़ संक्रांति। जो हमारे यहाँ होती है। हाँ, ऐसे ही वो कार्तिक पूर्णिमा को भी मनाते हैं। इंडोनेशिया में एक तीर्थ स्थान है जिसको बोलते हैं गंगा तीर्थ। कंबोडिया में, मतलब जहाँ जहाँ इंडिक कल्चर्स गए, हिंदुस्तान से जुड़े हुए कल्चर जहाँ पे भी गए, वहाँ भी गंगा का महत्व है। उस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं। तो सिर्फ भारत में नहीं, मतलब पूरे जो साउथ एशिया में गंगा का महत्व है। और उसको माना गया, वो इसलिए माना गया क्योंकि गंगा ही एक ऐसी नदी है जो हमें, मतलब जीवन में तो सपोर्ट करती है, ज़िंदा रहने में तो सपोर्ट करती है कि हमें पानी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें इंडस्ट्री करनी है, तो गंगा का जल आवश्यक है। लेकिन मृत्यु के बाद भी हमें सपोर्ट करती है। आज भी भारत में जो व्यक्ति मरता है, वो उसकी आखिरी उम्मीद यही होती है कि कोई उसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दे, तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। सर, कितनी विडंबना है कि इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी उसकी हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं। आपने बात की थी फेस्टिवल्स की। महाकुंभ अभी हाल ही में हुआ और एक रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं सर कि फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि 2500 MPN प्रति 100 ml होना चाहिए, वो पाया गया 49,000 MPN प्रति 100 मिलीलीटर, जो कि 20 टाइम्स ज़्यादा था। जी। 60 करोड़ लोग गए थे नहाने के लिए, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। इसके बियॉन्ड कितने गए कितने नहीं गए, वी डू नॉट नो। हाँ। तो आस्था और क्या बोलूँ, कहाँ लाइन ड्रॉ करें, कहाँ लाइन ड्रॉ करें? एक तरह होता है कि नहीं अगर बहुत आसान है हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमने जो भी बुरे कर्म करें उन सब की सफाई हो जाएगी। और साइंटिस्ट कहते हैं कि देखो भाई, ये तो जो पानी है बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही अनहाइजीनिक है, लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि गंगा में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है, अपने आप साफ हो जाएगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत इसी सोच में है, प्रॉब्लम इसी सोच में है कि गंगा अपने आप, गंगा तो सारे पाप धो देती है, तो हमारे जितने पाप हैं, जितना करप्शन है, उसको भी गंगा धो देगी। और दूसरी चीज़, ये बहुत बड़ी समस्या भी है लेकिन बहुत छोटी समस्या भी है कि वी हैव टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन श्रद्धा, जो हमारे गंगा के प्रति श्रद्धा है, और इवेंट। लाइन कैसे ड्रॉ करें सर? देखिए, श्रद्धा अपनी जगह है जी, तो पूरा देश उमड़ के आता है कि हाँ मुझे महाकुंभ में जाना है। एक इवेंट भी होना है। आप बोलो कि भाई देखो, इस इवेंट में इतने लोग ही आ सकते हैं, वो अलाउ करोगे नहीं, लोगों की आस्था हट हो जाएगी, लोगों को तो जाना ही जाना है। अब इतने सारे लोग जा रहे हैं, उनका जो फीकल वेस्ट है वो सब ड्रेन हो रहा है, सब कुछ उस एक ही नदी में जा रहा है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उसमें नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे? When I say this, I know कि लोग बोलेंगे तुम कैसी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी आस्था को हर्ट कर रहे हो। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, मैं उस पर पूरा विश्वास है कि हाँ, उस नदी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली सर 20 टाइम्स ज़्यादा ले पोल्यूटेड है। इट इज़ अ डिज़ास्टर। बिल्कुल, वो डिज़ास्टर तो है ही। आप गए थे महाकुंभ सर? हाँ, मैं नहीं गया महाकुंभ। इसी रीज़न से नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने गंगा को बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक वे में देखना शुरू कर दिया कि महाकुंभ है तो सबको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे रील बनेगी, वहाँ पे वीडियो कवरेज होगा, आप न्यूज़ चैनल पे आओगे। वो गंगा हमसे वो नहीं मांग रही, गंगा हमसे बिल्कुल वो नहीं मांग रही। आप किसी कुंभ मेले में जाइए, मैं पिछले बार के इलाहाबाद कुंभ में गया, हरिद्वार कुंभ में कोविड के दौरान पूरा समय वहाँ पे रहा, क्योंकि मैं दूरदर्शन के लिए कमेंट्री कर रहा था इंग्लिश वाली। तो मैं जो कुंभ में देखता हूँ ना, जो एक तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको बोलते हैं कल्पवासी। कल्पवासी पूरे भारत से आते हैं कुंभ में। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने को 2 रोटी नहीं है, जिनकी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो
उनको कुछ नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या टीवी कवरेज हो रहा है, कितने चैनल आ रहे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। सर्वाइवल है बस। सर्वाइवल है। और लेकिन वो कल्पवास करने आते हैं, पैदल आते हैं या ट्रेन की छत पे बैठ के बेटिकट आते हैं, किसी भी तरह से आते हैं, और वो कुंभ के 2 या 3 महीने वहीं रुकते हैं। और वो हर उसमें सत्संग में जाते हैं, हर जगह सत्संग हो रहा होता है। सब बड़े बड़े जो आश्रम हैं और गॉडमैन हैं वो अपने अपने कैंप वहाँ पे लगाते हैं। अखाड़े जो होते हैं, अखाड़े तो हैं ही हैं। अखाड़ों में तो नागा साधु रहते हैं या साधु लोग रहते हैं, उसमें तो आम आदमी का एंट्री नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड गॉडमैन और गॉड विमेन अपने कैंप्स लगाते हैं। वो टेंट कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ पे वो सत्संग करते हैं, प्रीच करते हैं। तो और फूहड़पन होता है उन जगह पे आजकल। पुराने ज़माने में वो जो सारे जो टेंट कॉलोनीज़ बनती थी, जहाँ कल्पवासी आते थे सुबह शाम रात, मतलब कुंभ में लोग आते ही किस लिए हैं? प्रवचन सुनने आते हैं। तो आप प्रवचन में थोड़ा ऐसा ज्ञान दीजिए ना कि भाई ये पानी की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा एजुकेटिव इवेंट भी उसको बनाया जा सकता है कि जो ये जितने साधु वाधु लोग हैं, लोगों को अंधविश्वास में धकेलने की बजाय थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच से उनको समझाएं। और मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में ऐसा ही होता रहा होगा कि वो एक शिक्षा का भी स्थान था। महाकुंभ कहाँ से शुरू होता है? महाकुंभ तो इलाहाबाद से शुरू होता है, जहाँ हर्षवर्धन ने सबसे पहला महाकुंभ किया। वहाँ पे आप देखिए हिनायान और महायान बुद्धिज़्म के बीच में डिबेट हो रही है। तो इट वॉज अ रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, जहाँ पे रिलीजियस तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक तरह से प्लेस ऑफ डिबेट, जहाँ स्कॉलर्स आते थे, आपस में बातचीत करते थे। आज के महाकुंभ में कोई स्कॉलर्स का कोई स्थान नहीं है। अगर मैं वहाँ जाके एनवायरनमेंट की या गंगा के महत्व की बात करना शुरू करूँ, लोग मुझे भगा देंगे। ये नहीं, इसमें अंधविश्वास परोसो भाई तुम, या ऐसी बातें करो कि सब पवित्र है, पी जाओ। तो वो ये हैं, मतलब वो आस्था लोगों में है। इतने गरीब से गरीब लोग हैं जिनको ये नहीं पता। एक छोटी सी आपको इंसिडेंट बताऊं कि मैं गौमुख, जब ये रिसर्च मैंने शुरू करी तो गौमुख की तरफ जा रहा था। तो हमने ट्रैकिंग बूट्स पहने थे, पूरा इक्विपमेंट था, लेकिन सांस फूल रही थी लो ऑक्सीजन था, प्रेशर लो था। गौमुख के बिल्कुल पास पहुंच गए थे तो मुझे कैसे 60-70 साल का एक कपल दिखाई दिया। और उन्होंने, जो व्यक्ति थे, उन्होंने धोती पहनी थी और कुर्ता पहना था, और जो महिला थी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, कॉटन की साड़ी। हम लोगों ने जैकेट वैकेट टोपी वो भी सब पहनी थी, हमें ठंड लग रही थी, और उन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी। तो मैं अच्छे ट्रैकिंग बूट्स लेके गया था, लेकिन वो भी फट रहे थे, इतने पत्थर थे वहाँ रास्ते में। तो मुझे मतलब उनको देख के बहुत अचंभा लगा। मैंने कहा कि ये कहाँ से, ये यहाँ पे गौमुख ग्लेशियर के पास ये लोग पहुँच गए हैं। सिर पे एक गठरी ली हुई थी उस व्यक्ति ने, और महिला साथ में थी, डंडा पकड़ा था। तो मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से आ गए? तो बोले वो चूरू के पास एक गांव है हमारा राजस्थान में, वहाँ से हम आ गए। तो मैंने कहा आप क्या तीर्थ यात्रा को आए हो? बोले फसल अच्छी हुई थी, थोड़ा पैसा बच गया था, तो हमने कहा कि चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में किसी ने कहा कि गंगोत्री चले जाओ, कपाट खुल गया, तो हम गंगोत्री आ गए। गंगोत्री में किसी ने कहा कि गौमुख चले जाओ तो और मतलब 70-75 ईयर्स के दोनों लोग, और वो चले जा रहे हैं अपना आस्था में कि हम गौमुख में जाके स्नान करेंगे। तो मैंने कहा कि आप इतनी ठंड में कैसे आ गए? या आप देखो चारों तरफ बर्फ़ है। तो बोले अच्छा बर्फ़ है, हम तो पहली बार देखें तो उनको ये भी नहीं पता कि वो किस लैंडस्केप में है, और ये लैंडस्केप उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन दैट फेथ, जो हर हिंदुस्तानी में है गंगा को लेकर, कि वो जो आस्था है वो किसी न किसी तरह से आपको ले जाती है। तो सर एडवाइस क्या है?
एक तो वो लोग हो गए जिनको पता ही नहीं है, तो वो आस्था के तहत वहाँ पे जा रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम फ्रेंडली हैं बहुत, जिन्हें जाना ही है टू शो ऑफ कि यस हम लोग महाकुंभ में गए थे तो चेक बॉक्स हो गया। तो क्या वो ना जाए वहाँ पे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे बड़े बड़े उत्सव हैं, जैसे महाकुंभ है वो तो होगा ही, अर्धकुंभ है वो होगा ही, माघ मेले होंगे, ये जो सारे मेले त्यौहार हैं इनका प्रयोग अंधविश्वास फैलाने के लिए ना करें। हम इनका प्रयोग जो आम जन है भारत के, उनको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए करें, जैसे पहले होता रहा होगा। अग्री सर, दैट इज़ वन पार्ट कि ऐसा हाँ, होना चाहिए। हाँ। हम बात कर रहे हैं कि जो गंगा है वो पोल्यूट हो जो रही है, टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं तो हमें दिख रहा है कि इतने लोग जब जाएंगे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक जो पॉजिटिव साइड है गवर्नमेंट के लिए, उस जगह के लिए, कि जो इकोनॉमिक अपसर्ज आता है, सभी को एक रोज़गार मिलता है। हमने सुना कि जो बोट वाला था उसने करोड़ रुपए अर्न करे उसमें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़गार मिलता है और स्टेट को फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो लोग चाहेंगे कि जितने से जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो फ़ायदा होगा स्टेट को, तो वो क्यों मना करेंगे कि हाँ यहाँ पे मत आओ, जानते हुए भी कि उनके आने से गंगा रिवर गंदी हो जाएगी। हाँ, इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि जैसे निषाद कम्युनिटी है, जैसे आपने निषाद कम्युनिटी, दे आर कम्युनिटी ऑफ बोटमैन। अच्छा। जैसे जब श्री राम वनवास को गए थे तो इलाहाबाद के पास एक जगह है श्रृंगावेरपुर, वहाँ से उनको गंगा पार करनी थी वनवास में जाने के लिए। तो जो निषाद राज थे, केवट प्रसंग हम सभी अभी ने सुना है, तो केवट जो थे वो निषाद राज थे, उन्होंने भगवान राम को गंगा पार कराई थी और उनसे वो चरणामृत ले लिया था उसके एवज में, कि राम ने कहा कि नहीं पैसे तो मैं दूंगा, उन्होंने कहा कि पैसे मत दो, अपने चरणों का अमृत दे दो। तो वो कम्युनिटी है। अब हम ये तो कह देते हैं कि ठीक है उसने 40 करोड़ कमा लिए कुंभ में, लेकिन दे आर बोटमैन और उनकी जीविका निर्भर है गंगा की मछलियों के ऊपर, जिसको कंट्रोल करता है माफिया और मछलियाँ बहुत हो गई कम, मतलब जो क्वांटिटी इज़ रिड्यूसिंग। तो हम 12 साल में एक बार उसकी इनकम की बात करते हैं, तो लेकिन रोज़मर्रा की उसकी इनकम की बात क्यों नहीं करते। दूसरी बात है टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स, तो वहाँ वही है कि शिक्षा की कमी है। मैं तो इसको कहता हूँ कि 3 तरह के लोग हैं जो जाते हैं। तो एक तो होता है कि वो आस्था के लिए जा रहा है, एक तो है जो आस्था के लिए जा रहा है या वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा है। मतलब अगर आप हरिद्वार की गंगा आरती को देखें, शाम को अगर उस गंगा आरती में आप सम्मिलित हों तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। मुझे तो लगता है, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि बस एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ घर की पैड़ी पे और दूसरी तरफ जो आरती हो रही है आप उसको देखो। और मैं अब्रॉड से बहुत लोग आते हैं, उनको ख़ास लेकर के जाता हूँ गंगा आरती दिखाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि और उनके लिए भी वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, ख़ासकर जो फ़ॉरेन से आते हैं, वो कभी सोच ही नहीं सकते कि नदी के लिए इतना प्यार लोगों में हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने उसको कोरियोग्राफ कर दिया, हमने उसको बिल्कुल ही इवेंट में तब्दील कर दिया कि अब इवेंट होगा जी, बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजेंगे और कई जगह मैं देखता हूँ कि लोग नाचते हैं, उसके बाद वो डीजे लगा के गंगा आरती एक बार गा लेते हैं। हमारे जो हरिद्वार में जो गंगा आरती, ट्रेडिशनल गंगा आरती होती है, वो श्री सूक्तम पढ़ा जाता है, वो ऋग्वेद का एक हिम है, उसको एक पर्टिकुलर राग में पढ़ा जाता है और उसका पूरा अर्थ यही है कि ये नदी हमारा श्री है। मतलब श्री मीन्स हर एक व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्री उसी के आगे लगाते हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती है। तो ये अगर नदी है तो हमारी इज्जत है, नहीं तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो श्री जो है वो समाप्त कर रहे हैं हम। लोग डीजे लगा के नाचते हैं, ऋषिकेश में ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है। और बनारस और उसके आसपास बहुत सारे घाटों पे ये होने लगा। तो क्यों हमने उसको इवेंट में क्यों तब्दील कर दिया? 2 ही 3 केंद्र थे, एक वाराणसी,
एक हरिद्वार, जहाँ गंगा की आरती होती थी और कहीं नहीं होती थी। अब हर घाट पे गंगा की आरती है, क्योंकि पैसा कमाने वाली बात है। तो एक तो है जो आस्था से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइप। हाँ, जो आस्था से भी आ रहे हैं उनको भी कुछ एजुकेशन मिले ना। मेरा ये मानना है कि उनके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आम आदमी सोचना शुरू करेगा तो बहुत सारी हालात बदल सकते हैं। सही बात है सर। सदियों से गंगा ने हमें कितना कुछ दिया, पानी, जीवन, संस्कार, संस्कृति, व्यापार, सब कुछ दिया। अब हम उनको वापस दे सकते हैं कुछ, तो वो है आपका लेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, थोड़ा सा माइंडफुल होना, नॉट बीइंग अ टूरिस्ट बट बीइंग अ सीकर। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि जब भी हम उस पाथ पे जाते हैं ना, जब भी आप किसी चाहे वो वैष्णो देवी हो या केदारनाथ भी हो, जब आप खुद जाते हो, सांस फूलता है, तब भगवान आते हैं एंड यू रियलाइज अ लॉट अबाउट योरसेल्फ कि हाँ, मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आई बिलीव दिस विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने जो आज किया है, विच इज़ सो मच रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन, जो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है बट दे आर हेल्पलेस कि हम क्या करें, कैसे करें। एंड विद योर विजडम दे एटलीस्ट गेट अ पाथ कि हम एटलीस्ट ये चीज़ें कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को वी कैन एजुकेट, चलो ये चीज़ मत करो। तो स्मॉल एफर्ट, ओल्डर जनरेशन को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दिल से अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी आस्था के विरुद्ध जा रहे हो। आपकी आस्था को नमन है लेकिन जो आगे की जनरेशन आ रही हैं उनका क्या होगा अगर हम उस आस्था का ध्यान नहीं रखेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।